सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए इंडियन सिटीजनशिप का आसान रास्ता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है। 31 दिसंबर 2014 तक जो रिफ्यूजी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में इंटर किया है और जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। सीएए कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी सुविधा प्रदान नहीं करती है। सवाल नंबर 1, इस नागरिकता कानून से मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है? मुसलमानों में भी बहुत सारा फिरका है जो पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक हैं और धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं। उन्हें भी इस सीएए में शामिल करना चाहिए था। सवाल नंबर 2, सीएए में श्रीलंका के तमिल भाषी हिंदू को शामिल नहीं किया गया है। वो लोग भी प्रताड़ित हैं। इसी तरह तिब्बत और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए धर्म को एक मानदंड के रूप में खुले तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बिल को 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और एक दिन बाद 11 दिसंबर 2019 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया तथा 12 दिसंबर 2019 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव की घोषणा में पड़ोसी देशों से पलायन करने वाले उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को इंडियन सिटीजनशिप देने का वादा किया था। बीजेपी ने विदेश से काला धन लाने का भी वादा किया था और सभी भारतीयों के खाते में 15-15 लाख देने का भी वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? सीएए 2019 संशोधन के तहत जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न का डर का सामना कर चुके थे, उन्हें जल्दी नागरिकता देने के लिए आधार बनाया गया था। 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करके 12 साल की अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार इस अधिनियम के तत्काल 31,000 से ज़्यादा लोग लाभार्थी होंगे। इस संशोधन की आलोचना हो रही है क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन मुसलमानों को बाहर करने के लिए की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त OHCHR के कार्यालय ने इसे मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण कहा है और कहा है कि भारत का उत्पीड़ित लोगों की रक्षा करने का लक्ष्य काबिले तारीफ है। इसे एक गैर भेदभावपूर्ण मजबूत राष्ट्रीय शरण प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब NRC लागू किया जाएगा तो यह बहुत खतरनाक साबित होगा। प्रोटेस्टर ने चिंता व्यक्त की है कि सीएए का उपयोग NRC के साथ किया जाएगा तो कई मुस्लिम नागरिकों को राज्यविहीन करने के लिए किया जाएगा अगर वे बर्थ सर्टिफिकेट या आइडेंटिफिकेशन को पूरा करने में असमर्थ हो गए तो। भारत सरकार ने कहा, चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का राज्य धर्म इस्लाम है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि मुसलमानों को वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि कुछ मुस्लिम फिरका जैसे कि हजारा, शिया और अहमदिया को ऐतिहासिक रूप से इन देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इस कानून के पारित होने से भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें शाहीन बाग धरना प्रदर्शन इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन में से एक है। आसाम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बिल के खिलाफ इस डर से हिंसक प्रदर्शन हुए। शरणार्थी और अप्रवासी को भारतीय नागरिकता देने से उनके राजनीतिक अधिकारों, संस्कृति और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा और बांग्लादेश से आगे प्रवास को बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह ने कोलकाता में एक सभा में भाषण दिया और लोगों को सीएए NRC का क्रोनोलॉजी समझाया था। हिंदू भाइयों को अमित शाह का क्रोनोलॉजी समझ में आया या नहीं मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मुस्लिम भाइयों को क्रोनोलॉजी बराबर समझ में आ गया, इसलिए भारत के हर शहर में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। भारत के अन्य हिस्सा में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और मांग की कि मुस्लिम शरणार्थियों और अप्रवासी को भी भारतीय नागरिकता दी जाए। शरणार्थी अगर गैर मुस्लिम है तो वह शरणार्थी कहलाएगा और अगर शरणार्थी मुसलमान है तो अमित शाह के क्रोनोलॉजी के हिसाब से उन्हें घुसपैठिया करार दिया जाएगा। भारत के कुछ यूनिवर्सिटी में इस एक्ट के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने पुलिस पर क्रूर दमन का आरोप लगाया। यहाँ पे क्या, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं लॉ पढ़ती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। मैं क्या पढ़ूँ घर जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम, मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया, मेरी उत्कार के साथ ऐसा किया है। हम भाग गए वहाँ से, हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने। विरोध प्रदर्शन के कारण कई प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी और पुलिस अधिकारियों दोनों को चोट आई। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी की दमनकारी रवैया की वजह से आज भी बहुत सारे प्रदर्शनकारी जेल में हैं। कुछ राज्यों ने घोषणा की कि वे इस अधिनियम को लागू नहीं करेंगे। जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों के पास सीएए को रोकने के लिए कानूनी शक्ति नहीं है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों ने कहा है कि हम यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो लागू नहीं करने देंगे? वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। कोविड-19 के आने के बाद देश में चल रहे धरना प्रदर्शन को रोक दिया गया था और भारत सरकार ने इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब सीएए को लागू किया गया है। वजह साफ है, बीजेपी के पास 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद करके देख लिया, इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आया है और अपने आप को इसमें घिरा हुआ देखकर आनन फानन में एक दबा हुआ मुद्दा को हवा दे दिया गया है ताकि देशवासियों का माइंड डाइवर्ट किया जाए। इसे हेडलाइन चेंजिंग क्रोनोलॉजी कहते हैं। सीए कानून के तहत तकरीबन 31,000 शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2024 से अब तक 8 लाख भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़ विदेश में अपना आशियाना बना चुके हैं, जबकि देश में अमृतकाल चल रहा है। इनको दूसरे देश के हिंदुओं का ख्याल है, लेकिन मणिपुर 1 साल से जल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट खामोश बैठकर तमाशा देख रही है। मजबूर होकर मणिपुर के एमएमए फाइटर ने पीएम मोदी से गुहार लगाया है कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, मणिपुर को बचा लो प्लीज। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी मणिपुर में चल रहे जेनोसाइड को रोकने के लिए कुछ करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दर्ज करें।
उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएए के अगेंस्ट मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि पड़ोसी मुल्क सीएए का फायदा उठाकर घुसपैठियों को बढ़ावा देगा और देश की सिक्योरिटी सिस्टम चरमरा जाएगी। देश के अमीर लोग विदेश में बसने के लिए मजबूर हैं और अपने देश में विदेश के गरीब लोगों को बसाया जाएगा। वो लोग हमारे हिस्से का जॉब और हमारा टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस पर उनका कोई हक नहीं है। सीएम केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानियों ने सीएम हाउस के बाहर उत्पात मचाया है। उनको ऐसा करने का हक किसने दिया? पाकिस्तानी को अभी तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला है, तो ये लोग इतना उत्पात मचा रहे हैं। जरा सोचिए, नागरिकता मिलने के बाद ये लोग क्या करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें।